आप सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा सफर इश्क का भाग 23। रात भर आकाश की बात सोचते रहने से अरुण का सर भारी और मन बोझिल हो उठा था, जिससे वह सुबह काफी देर तक बिस्तर पर पड़ा रहा, जब तक हरिमन काका चाय लेकर नहीं आ गए। उनके आने की आहट पर अरुण नजर घुमाकर उनकी ओर देखता है तो वे बड़े स्नेह से उसके पास आते हुए कप में चाय उड़ेलते उड़ेलते कहते हैं, कल से तो सब बदल जाएगा, तो आज का आखिरी कप हमारे साथ ले लो बेटवा। एकांत में वे अरुण का पिता स्वरूप स्नेह लुटाते बेटवा ही कहते, पर बड़े साहब के डर से वे सबके सामने अरुण को छोटे मालिक ही कहते। अरुण को भी उनसे खास लगाव था, जिससे उसने बेटवा सुनकर वे सच में वही छोटा बच्चा बन जाता जो बचपन में उनकी आगे पीछे घुमा करता था। सेठ घनश्याम अपने गांव से अपने परिवार और हरिमन इन्हीं को लेकर आए थे। वे वहां भी उनके परिवार की सेवा करते थे और आज तक भी निरंतरता से यही करते आ रहे थे। कल से छोटी बहू आ जाएगी तो वही चाय लाएगी, वे यूं आंखें नचाते हुए कहते हैं, जैसे देख अरुण हल्के से हंस पड़ता है। और क्या काका, कल से हो सकता है ये हमें पहचानने से भी इनकार कर दे। आवाज ही गर्म चोरी से अरुण दरवाजे के अंदर आती भाभी को देखता है। भूमि अंदर आती हुई अरुण के पास खड़ी होती हुई कह रही थी, देखना कल से सब कुछ बदल जाएगा, बस हमारा अरुण न बदले। क्या भाभी, सुबह सुबह मेरी खिंचाई कर रही हो? अरुण अब उठकर बैठ गया तो हरिमन काका हंसते हुए कप उसके हाथ में पकड़ाते हुए वहां से बाहर निकल गए। सुबह 11 बज रहे हैं, अब तो लगता है समय भी नहीं कट रहा। भाभी पूरी तरह से लय में थी और उन्होंने सर नीचे किए अपनी मुस्कान दबाए कप को बस होठों से लगाया था। अब कमरे में मेनका और उसके साथ साथ कुछ सेवक अपने हाथ में पकड़े लाए हुए बॉक्स वहीं जमाने लगते हैं। अरुण ये सब देखते चौंकता हुआ पूछता है, ये सब क्या है? सामान है भैया, साड़ियाँ, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, पर्स। अरे अरे बस बस, ये कमरा है या स्टोर रूम? अरुण मेनका को बीच में टोकता हुआ कहता एकदम से झुक पड़ता है। सेवक सारा सामान रखकर जा चुके थे। तो नई नवेली के लिए खरीदा सामान हम कहीं और रख दें क्या? जब रही यहीं रहेगी तो इसका सामान भी इसी कमरे में रहेगा। भूमि कमर पर हाथ रखती अरुण की ओर देखती है, जो वह नजरें बचाता हुआ अब अन्यत्र देखने लगता है। भैया पहले ये देखो कैसे हैं जेवर। जल्दी से 2-3 ज्वेलरी बॉक्स अरुण के आंखों के सामने खोलती हुई मेनका चहकती पूछ रही थी। चख के बताऊं क्या? कप टेबल में रखता बिस्तर से उठता हुआ कहता है, भैया बात हंसी में मत उड़ाओ। तो मैं क्या करूं, इससे मेरा क्या मतलब? मेनका मुंह लटकाए खड़ी रह गई तो भूमि आगे आती हुई कहती, अरे शादी तेरी हो रही है तो तुझसे ना पूछे? हाँ भैया बताओ ना, देखो भाभी और मैंने एक यूनिक ज्वेलरी सेलेक्ट की है। अभी बता दे अरुण, कहीं कुछ कमी रह गई तो तू ही कहेगा तेरी दुल्हन का हमने ख्याल ही नहीं रखा। दोनों अरुण के चेहरे पे आए भावों को बड़ी रोचकता से देख रही थी। वहीं अरुण से नजरें बचाता हुआ अन्यत्र देखता हुआ उनसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। क्या भाई, अभी मुझे उससे क्या, मैं तो पूरा दिन बाहर रहूंगा, उसे तो आप लोगों के साथ रहना है, अब ये सब आप ही लोग जानो। अरुण जल्दी से वहां से निकलने लगता है तो मेनका दौड़ कर उसका हाथ पकड़ती हुई कहती है, अरे अरे ठहरो तो भैया। भूमि भी अपने होठों के बीच हंसी दबाती हुई अरुण के पास आती हुई कहती है, ठीक है, ये सब नहीं देखना तो यही देख लो। भूमि एक खास गिफ्टेड बॉक्स को अरुण की नज़रों के सामने करती उसे खोलती हुई कहती है, ये यूनिक डायमंड सेट कैसा है? आज ही सुनार दे गया है, लगता है स्पेशल ऑर्डर है, मैंने तो ऐसा डिज़ाइन देखा भी नहीं। ये अचानक अरुण सकपकाते हुए अपने चेहरे पे लापरवाही भरा भाव लाता हुआ कहता है, अच्छा अच्छा मैं चल रहा हूँ। अरे रे मेनका, देख तो अपना अरुण कैसा शर्मा रहा है। मेनका अरुण की हालत देख खिलखिला उठी थी। अरे रे जाओ नहीं, वैसे इतना प्यारा हार बनवाया किसके लिए, ये तो बताते जाओ। ये हार, अच्छा हाँ ये हार, जी हाँ यही हार। सर हिलाती हुई भूमि कहती है, ये तो मैंने मेनका के लिए बनवाया था, उसके जन्मदिन के लिए। पर भैया मेरा जन्मदिन आने में तो भी 8 महीने हैं, तो क्या हुआ, आने वाला तो है ना। अरुण बड़ी मुश्किल से अपने मनोभाव छिपाते हुए कहता है, सुन मेनका, मैं तुझे बताती हूँ कि हार किसके लिए है। भूमि अरुण की फंसी फंसी सी हालत को देखती देखती मुस्कुराती हुई कहती रही, हाँ हाँ भाभी जरा बताइए,
मेनका भी उतने ही मजे लेती हुई पूछती है, क्या बता दूं अरुण मैं? भूमि अब उसका चेहरा ध्यान से देखती हुई पूछती है, मैंने बता तो दिया ना भाभी, सच्ची में? अरे हाँ भाभी, अब भी ना बस यूं ही बनवा लिया था। अरुण की झेपी हालत पर दोनों कस कर हंस पड़ती हैं। एक मिनट, मैं समझ गई, उछलती हुई मेनका कहती है, तो ये हमारी नई भाभी की मुंह दिखाई तैयार करवाई हुई है ने? तो तू ना मेनका? अरुण चेहरे पे बनावटी गुस्सा लाते हुए कहता है, क्यों भैया, चोरी पकड़ी गई ना? देखना मेनका, वे आएगी तो अरुण हमें भूल ही जाएगा। क्या बात करती हो भाभी, वो मेरी भाभी से अच्छी थोड़ी होगी, अरुण मचलता हुआ कहता है। बाकी का तो पता नहीं, पर रूप रंग तो कुछ अलग ही है उनका। मेनका भूमि के पीछे खड़ी होती अरुण को चिढ़ाते हुए स्वर में बोलती है, मैंने देखा तो नहीं, पर सुना है नई भाभी के रंग रूप की तारीफ। मेनका अरुण के चेहरे पे आते जाते भावों पर हंसती हुई कहती है, मैंने सुना है भाभी का रंग भैंस से कुछ ज्यादा और कोयले से कुछ कम है। अब मान जा, हाँ नहीं मानी तो भैया कौन से मेरी शिकायत करोगे किरण भाभी से? भाभी ये छुटकी बहुत बोलने लगी है। अच्छा, अब लड़ना बंद करो, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। मैं तो जानती थी कि अरुण ने ये हार इसलिए बनवाया है कि शादी वाले दिन खुद पहन के जाएगा। क्यों, ऐसे ही है ना अरुण? भूमि और मेनका अरुण की हालत पर जोर से हंस पड़ी। अरुण भी सर पर हाथ फिराते उनसे नजरें फेरता धीरे से मुस्कुरा लेता है। उस बंद कमरे में चिंगारी भाई के बगल में खड़ा एक गुंडा टाइप आदमी बर्फ की सेकाई उसके गालों पर कर रहा था, जिससे बीच बीच में वह दर्द से करहा उठता। तो वही केकड़ा बुरी तरह से हाथ मसलते हुए बड़बड़ा रहा था, कहा था ना सीधे गोली मार के टपका देते, पर नहीं, तुमको तो उस्तादी दिखानी थी। अब हो गया ना मनहरा, करा ली बेइज्जती, फोड़ लिया बम, अब आ रहा होगा मजा। ये सुनते चिंगारी भाई जो तब से भरा बैठा था उसके गाल पकड़े बोलने की कोशिश करता है, पर दर्द के मारे शब्द लार की तरह होंठ के किनारे से निकल जाते हैं। अब बस तुम चुप बैठो, अगली बार फिर कुछ किया तो बता रहे हैं, अब कि तुमको पाहिज बना के ना वह भिखारी की तरह छोड़ देगा। बड़े यार चिंगारी भाई, अब खिचड़ी खाने की दांत नहीं रहे। चिंगारी अपनी जगह बैठा बैठा फूटता रहा, पर उसके बोल कुछ समझ में नहीं आए। अब देखना उस साले को ना मैं कितना चुपचाप खत्म करता हूँ, चू भी ना निकलेगा उसके मुंह से। कहता कहता केकड़ा भाई अपनी गन पर हाथ फिराने लगता है। देखा जो हाल अपना आईना भी लड़ जा गया, नजरें झुकी रही और दिल मचल गया। अपने कमरे में बड़े से शीशे के सामने बैठी किरण को सारंगी सजा रही थी, और सारंगी की मदद करने एक और लड़की भी वहां मौजूद थी। मतलब किरण के अलावा वहां वे दो थी, लेकिन किरण तो जैसे कहीं लापता थी, जिसके दिले दिमाग में बस कभी अरुण की गुनगुनाई नज्म बस ही तैर जाती और वे होठों के भीतर मुस्कुरा लेती। सच्ची कहूँ, आप ना परियां देख लेती आज आपको ना तो बेहोशी हो जाती, एकदम चांद का टुकड़ा लग रही होती आप। चारंगी के साथ खड़ी लड़की आईने में तैयार करती किरण को देखते मदमूद हो उठी थी। चांद क्यों, चांद में तो दाग हैं, पर हमारी किरण दीदी तो निश्चल बेदाग है, गंगा सी पवित्र। सारंगी अब किरण के सामने आती हुई बोलती है। वे दोनों खिलखिला रही थीं, पर उनसे बेखबर किरण जाने कौन सी अपनी दुनिया में अपने मन के भीतर विचर रही थी। किरण, ये टोकरी कहाँ रखानी है? दरवाजे के अंदर आते किरण को पुकारते पुकारते मनोहर दास एकदम से वहीं देहरी पे ठहर कर रह जाते हैं। एक पल को वे भूल ही गए थे कि किस बेटी को आवाज दे रहे हैं। वो तो आज के बाद से पराई हो जाएगी। किरण भी औचक पिता की ओर देखती रह गई। वह इस समय दुल्हन की तरह पूरी तरह से तैयार थी। गहरे गुलाबी जोड़े में सुर्खाब के अनछुए पंख सी वे नजर आ रही थी। मनोहर दास 2 पल तक उसे निहारते रह गए। मन तो उनका कर रहा था कि बेटी को अपने भीतर भींचे एक बार उसका सलोना मुखड़ा चूम ले। फिर न जाने कब वो घड़ी आएगी जब अपनी बेटी को वे इस तरह सामने देख सकेंगे। कोई अनजाना विचार उन्हें उसकी ओर खींच रहा था, पर वे नहीं बढ़े और तुरंत ही अपनी नम आंखों को समेटे निकलने लगे। उनका मन कह रहा था कि अभी रुक गए तो विदाई तक कहीं पूरी तरह से बिखर कर टूट न जाए, और वह लम्हा कहाँ उन्हें अवसर दे रहा था। एक तरफ बेटी की विदाई का डर था, तो दूसरी ओर उसी पिता को आगे आगे बढ़कर सारी तैयारी भी तो करनी थी। कितनी हिम्मत करते हुए बोलते वहां से निकल गए। अच्छा, ये टोकरी मंदिर में रख दो, जयमाल की है। किरण पिता को जाते हुए देखती रही।
ये पिता बेटी का मन ही जानता था कि क्या कुछ गुजर रहा था उस पल उनके मन में। किरण के मन में अजीब सी उथल पुथल मची थी। एक तरफ प्रेम का बुलावा था तो दूसरी ओर बाबुल के छूटने का दर्द। क्या अजीब रीत है, कुछ खोकर कुछ पाना था या कुछ पाकर कुछ खोना था। वह मन ही मन उदास हो उठती है। यूं तो आज उसका मन कुछ अलग ही हो रहा था, रह रह कर धड़क उठता। वह आंखें भींचे मन ही मन माँ गौरी का ध्यान करती, मन ही मन बुदबुदा लेती है, माँ मैं क्या जानूं कि आगे क्या होगा। बस यही प्रार्थना है आपसे कि सबके कष्ट मुझे दे देना, पर मेरे पिता की इच्छा पर कोई विघ्न मत आने देना। एक गहरी सांस भीतर खींचती वे सुकून मन के भीतर उतार लेती है। जैसे कोई दबा जलजला बस अब फूटने ही वाला था। ऐसा सन्नाटा वहां उस विला में पसरा था। विला के निचली मंजिल में सेल्वन के सामने बैठा रंजीत एक नीठ लंबा घूंट गले में उतार कर उससे कुछ कहने ही वाला था कि एक नौकरानी जो वर्तिका की सेवा में रहती थी वे आकर उससे बताती है कि वर्तिका कमरे का दरवाजा ही नहीं खोल रही। ये सुनते जैसे रंजीत का नशा पल भर में काफुर हो उठा और वह बिजली की फुर्ती से लकड़ी की सीढ़ियों को अपने लंबे लंबे डग से पार करता ऊपर की मंजिल पर पहुंच गया जहां वर्तिका का कमरा था। उसके साथ सेल्विन भी उतनी ही तेजी से वहां आ पहुंचा। रंजीत दरवाजा खटखटाता वर्तिका को आवाज लगाता रहा, पर बदले में कोई आवाज नहीं मिली। वह पलटकर सेल्विन की ओर देखता है। सेल्विन, कहीं वर्तिका को शादी का पता तो नहीं चल गया? फिर अगला वाक्य जैसे वह खुद से ही कहने लगता है, लेकिन मैंने तो हर तरह से कोशिश की कि उसे किसी तरह से वह शादी का पता न चले। मुझे ठीक नहीं लग रहा। सेल्विन, तुम कुछ करो। वह गिड़गिड़ा उठा था। सर आप यहाँ से खोलने की कोशिश करिए, मैं पीछे के कमरे की बालकनी से जाने की कोशिश करता हूँ। रंजीत को कहता हुआ सेल्विन तेजी से सीढ़ियों की ओर नीचे की ओर भागा। रंजीत घबराया हुआ बार बार दरवाजे को पीटता हुआ वर्तिका को आवाज लगाता रहा, पर जब कोई आहट नहीं मिली तो वह और भी नौकरों की मदद से उस दरवाजे को धक्का देकर तोड़ने की कोशिश करने लगा। आज का डूबने जा रहा सूरज उदास नहीं था, बल्कि अपनी झोली में खुशियों का ढेरा रंग लाया था। इतने दिन से वीरान पड़ी कोठी में आज विशेष उल्लास नजर आ रहा था। भूमि जितना कर सकती थी आज उसमें वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। वे दुल्हे बने अरुण को शेरवानी में सजा ऊपर से नीचे देखती, एक रेशमी पोटली में चांदी के सिक्के बांधती हुई अरुण के सर से वारती हुई एक नौकर की ओर बढ़ाती हुई कहती है, ये बंटवा देना। सुनहरी कत्थई रंग की शेरवानी में सजे अरुण को वे अपने हाथ से पगड़ी पहनाकर उसके माथे पर तिलक करती, उसकी बलियां लेती हुई कहती है, आज तो लग रहा है कि कहीं तुझे मेरी नजर न लग जाए। मन कर रहा है तुझे देखते ये पलकें तब तक बंद रखूं जब तक तू जाकर इस घर की बहू को लिवा नहीं लाता। अरुण होठों के विस्तार से मुस्कुराता हुआ बढ़कर भाभी के पैर छूता है। खुश रहे सदा। मैं दुआ करती हूँ कि ये दिन तेरे लिए यादगार बन जाए, जिसे तू कभी ना भूल सके। आखिर शादी जीवन में एक बार जो होती है। फिर बगल में खड़ी मेनका को टोकती हुई कहती है, और तू बस खड़ी खड़ी कहेगी क्या? अरे जब तक भाई बारात लेकर नहीं निकल जाता उसकी नजर उतारती रहे, जाने कौन लगा दे मेरे अरुण पर नजर। कहती हुई अपनी आंखों का काजल लेकर अरुण के कान के पीछे लगाती हुई भूमि मुस्कुरा देती है। भूमि की बात सुनते मैं इनका मुस्कुराती हुई आगे आती, अरुण के बगल में खड़ी होती, एक थाली से चावल ले लेकर उसके सर से वारती हुई पीछे फेंकती रहती है। अब अरुण दाल की बात चल देता है। वे मंदिर में हाथ जोड़े उसके लिए ही पूजा कर रहे थे। दादाजी मंदिर में पूजा करके अपने सामने खड़े अरुण को अपनी ओर झुकाकर अपने सीने से लगा लेते हैं। वे उसे अपने अंक में लिए यूं गहरी सांस लेने लगते हैं जैसे मन की मुराद पूरी होने पे कोई अपना दिल थामे ईश्वर को धन्यवाद कहता हो। सोचा भी नहीं था कि आखिर वे अवसर आ ही जाएगा। अरुण जहाँ दादाजी के पास था वहीं भूमि और मेनका द्वार पर उसके आने के इंतजार में खड़ी थी। तभी क्षितिज आता हुआ कहता है, मामा सच में चाचू मेरे खेलने के लिए दोस्त ला रहे हैं? क्षितिज की बात पर मेनका और भूमि खिलखिला उठती हैं। आखिर इस शादी को वे लड़के नन्हे मासूम को कैसे समझाती? हाँ सच्ची में
क्या मैं भी जा सकता हूँ? वैसे सिर्फ डैडू क्यों जा रहे हैं? भूमि क्या कहती कि कैसी अनोखी शादी है। बारात है पर वो भी सुनी सुनी। अरुण के पिता इस शादी के लिए राजी तो हुए, पर अपनी शर्त के अनुसार। ना कोई शगन भेजने दिया, ना कोई वहां मिलने गया। बिना कोई रीति रिवाज के बस शादी की बात पर राजी हुए। और बारात में भी बस कुछ ऑफिस के लोगों के अलावा सिर्फ आकाश ही जा रहा था। और ऐसा है ना, तुम्हारे चाचू परियों के देश में से एक अनोखी परी को लाने जा रहे हैं, तो इतनी दूर चलते चलते मेरा क्षितिज थक जाएगा ना। इसलिए हम तीनों यहाँ रुककर उनके वेलकम की तैयारी करेंगे, ठीक है ना? क्षितिज मेनका की ओर झुकती, घुटनों के बल बैठती उसे समझा रही थी। ओके बुआ, मैं ना उनके लिए कार्ड बनाऊंगा, बहुत बड़ा कार्ड। अभी जाता हूँ मैं, कहता हुआ क्षितिज अंदर की ओर भाग जाता है। बच्चे को तो बहला लिया, पर लगता है हम अपना मन कैसे बहलाएं। भूमि बेहद सर्द आवाज में कहती रही, कैसी अनोखी शादी हो रही है। सब कुछ कितना अधूरा और सूना सूना लग रहा है। बस कुछ गिनती के लोग जा रहे हैं बारात में। क्या सोचेंगे वे लोग कि हम दोनों क्यों नहीं आए साथ में? न धूम, न बगी, न घोड़ा, जाने कैसी बारात है ये। हाँ सच भाभी, भैया के लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर भैया भी तो कुछ नहीं कहते। क्यों डैडी की हर बात मान लेते हैं? क्या करता बेचारा, माँ जी की आखिरी इच्छा के लिए सब स्वीकार कर लिया। कभी कभी तो उसके सहज व्यवहार पर मुझे गुस्सा भी आता है और तरस भी। अरुण भैया को इतना सहनशील नहीं होना चाहिए। मेनका, बहुत सहनशील व्यक्ति के भी सहने की सीमा होती है। बस मन में डर लगता है कि अरुण कभी उस सीमा के पार न चला जाए। वह हताशा में एक गहरा श्वास भीतर खींचती हुई कहती है। बारात जाने को तैयार थी और जब तक उसकी तैयारी चल रही थी, आकाश अपने पिता के साथ उनके कमरे में मौजूद था। वे अपने मन का गुबार निकालते बुरी तरह से फुंकार रहे थे। कैसा घिसा हुआ आदमी है। सोचा था इतने अपमान के बाद शायद शादी से ही इनकार कर देगा, पर नहीं, लालची कहीं का। इतना बड़ा घराना, पैसा देखा नहीं कि उसकी लाड़ी टपक गई। अब उस भिखारी की बेटी को मेरे घर पर राज करेगी। वे बुरी तरह से हाथ मसलते हुए टहल रहे थे, जबकि आकाश चुपचाप खड़ा अपनी दिलचस्प नजरों से अपने पिता के हाव भाव देख रहा था। शगुन नहीं भेजने दिया, कोई रीति रिवाज भी नहीं होने दिया। यहाँ तक कि बारात भी एक तरह से खाली खाली जा रही है, फिर भी उसने उफ तक नहीं किया। दीवान परिवार में अपनी लड़की भेजने को सब सह लिया। आखिर न चाहते हुए भी ये दिन आ ही गया। क्या सोचा था और क्या हो रहा है? आकाश, मैं उस लड़की को इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी वजह से मेरा सारा सोचा हुआ बेकार हो गया। वो धीमन भाई, हीरा व्यापारी, मेरे आगे अपनी इकलौती बेटी का हाथ लिए खड़ा था, और वो अंबर भाई, सब के सब अपनी अपनी बेटी का हाथ लिए मेरे आगे पीछे घूम रहे थे। और मैं कहाँ शादी कर रहा हूँ? एक भिखारी मास्टर की लड़की से? मन तो करता है। वे दांत पीसते हुए अपना शब्द अधूरा छोड़ते, जैसे बंद होठों के बीच बाकी शब्द चबा रहे थे। अब क्या करें डैड, शादी तो होने जा रही है। वैसे वहाँ मैं कोशिश करूँगा कि वे मास्टर शादी से इनकार कर दे, और नहीं भी किया तो कुछ दिन बाद उस लड़की को उसके घर वापस भेज देंगे। बस शादी होने से माँ की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। जीवन भर उसे ढोने की तो नहीं। आपके हुक्म के आगे अरुण क्या बोलेगा? आकाश जिस निर्लजता से कहता गया, उससे सेठ दीवान कुछ सोचते और चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठते सिगार का अगला सिरा तोड़ने लगते हैं। वक्त के दो अलग पार्टों में जिंदगी अलग अलग गुजर रही थी। जहां वर्तिका खुद को सबसे लुटा हुआ महसूस कर रही थी, वहीं अरुण और किरण नई राह में हम सफर होने को बढ़े जा रहे थे। रंजीत अपने नौकरों की मदद से आखिर उस दरवाजे को तोड़ ही देता है, और उसके पार जो दृश्य से दिखता है वो उसकी आंतरिक तंद्रा को बुरी तरह से कपकपा देता है। कमरे में खुलते दरवाजे के बालकनी के दरवाजे के पास बालकनी की मोहरी पर वर्तिका घुटनों के सर दिए बैठी थी। ये देखते रंजीत के होश ही उड़ गए। वे इस वक्त पहली मंजिल में थे, पर बालकनी के पार घाटी थी, और वहां से जरा भी वर्तिका सरकी तो बस क्या होने वाला था, ये सोचते संगीत के रोंगटे खड़े हो गए। वर्तिका!
रंजीत उसकी ओर बढ़ता हुआ उसे आवाज देता है, मेरे पास मत आना भैया। एकदम से सर उठाती ही वर्तिका चीखी। ये सुनते रंजीत के पैर बर्फ हो गए। उसने कभी सोचा नहीं था कि वर्तिका इस हद तक गुजर जाएगी। वह उससे कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा उससे मायूस था, पर अपनी बहन का आंसुओं से भीगा चेहरा साफ साफ देख पा रहा था। इससे उसे अंदाजा हो गया कि वह उसे जो छिपाना चाहता था वो अब उसे पता चल चुका था। सेठ दीवान ने शादी को बहुत गुप्त रखने की कोशिश की, लेकिन इतने बड़े बिजनेस टाइकून की शादी और वो खबरों की सुर्खी न बने, ऐसा होना असंभव था। हर बिजनेस मैगजीन से लेकर अखबार तक ये खबर पहुंच चुकी थी। भले ही सबके लिए दुल्हन कैसी है सस्पेंस बना हो, पर अभी तो फिलहाल शादी ही खबर थी। अपने आप में बहुत बड़ी खबर थी। वर्तिका, मेरा बच्चा, वहां नहीं बैठते, आओ इधर आओ। रंजीत अपने एहसास दबाते हुए वर्तिका को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद अब तीर कमान से निकल चुका था। वह उसी तरह बिफरती हुई फूट पड़ी। नहीं, आपने एक कदम में मेरी ओर बढ़ाया तो मैं तुरंत अपने कदम पीछे कर लूंगी। नहीं, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई, तभी यहाँ लेकर आए ना, है ना? देखो वर्तिका, मैं झूठ बोला आपने, झूठे हो आप। वे पागलों की तरह विफरती रही। मुझसे वादा किया था आपने, मुझे भरोसा दिलाया था आपने, सब झूठा निकला। अरुण कभी मेरा नहीं हो सकता, उससे मैं जिंदगी से हार चुकी हूँ। वे बुरी तरह से बिलखती हुई कहती है, बच्चा बात तो सुनो मेरी। नहीं, अब कोई झूठा दिलासा नहीं, कोई झूठ नहीं चलेगा आपका। सब कुछ तो खत्म हो गया, मैं हार गई। आज वो अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पल में खड़ा है और मैं अपने सबसे बदसूरत पल में खड़ी हूँ, पूरी तरह से तन्हा, अकेली, टूटी हुई, जहाँ सिर्फ आपकी झूठी उम्मीद है और कुछ नहीं। वह हिलकती हुई एक एक शब्द आंसुओं की तरह टपकाती रही। रंजीत के पास आज अपने झूठ को बचाने का कोई शब्द नहीं बचता। वह बुरी तरह से घबराया हुआ अपने हाथ मसल रहा था। अपनी बहन को टूटते हुए देखने को वह आज कितना मजबूर था। जी कर रहा था उसे अंक में लिए दुनिया की बुरी नजर से बचा ले, पर वर्तिका के एक कदम से सहमा वह वहीं सर्द होता खड़ा रह गया। सुनते रही कहानी बेइंतहा सफर इश्क का। क्या होगा आगे? क्या वर्तिका सच में अपनी जान दे देगी? क्या अरुण और किरण की शादी बहुत आसानी से हो जाएगी? इस कहानी से जुड़े रहने के लिए इस कहानी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कहानी से जुड़े रहने के लिए इस कहानी को निरंतर सुनते रहें।